तो स्वागत है सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिटिकल लाइफ में यूनिट नंबर 2 दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द यूनिट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला यूनिट जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई आगे जाके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आप लोगों की बेस यहाँ पे बनेगी। यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए रहेगी। तो यहाँ से जो है जो चीज़ें यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करेंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के बारे में इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में जानने के लिए, तो आप लोग मेरा एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसका नाम है नो एवरीथिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैंने डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके डिस्कस करी है। तो यहाँ पे सम टोटल में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता क्या है। बात आ रही है समझ में? क्या क्या चीजें देखेंगे शबाज? सबसे पहले हाँ, और दूसरी चीज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से होता क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ लॉ। बुक ऑफ शबाज, बुक ऑफ लॉ। मगर हम लॉज नहीं लिखेंगे, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन to regulate the behavior of citizens and rulers। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली होती है एक किताब, एक बुक मेरे पास है और इस बुक में मैंने रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। रूल्स और रेगुलेशंस मैंने इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से रूल्स और रेगुलेशन? कि मैं आप लोगों को अपने सिटीजन्स को बताता हूं जो हमारे मुल्क में लोग रह रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई आपकी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से किसी दूसरे इंसान पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपके लाइफ एंजॉय करते करते जो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो उसकी वजह से किसी दूसरे की लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपके लाइफ की वजह से, आपके कामकाज की वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कैसे? आप अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करते हो, आपको पैसे चाहिए होंगे, आप बैंक में जाके चोरी करोगे। आपने तो अपनी नीड सेटिस्फाई करी है, मगर आपने नीड सेटिस्फाई कब करी है? आपने दूसरे का नुकसान किया है। ठीक है, हाँ, आपने पैसे चाहिए होंगे, आपने कॉपी चाहिए होगी, ठीक है, आपके पास अभी कॉपी नहीं है, आप क्या करोगे? आप दूसरे बच्चे से कॉपी चोरी करके ले जाओगे। अगर आप दूसरे बच्चे से कॉपी चोरी करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके एक्शन की वजह से दूसरा बंदा जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। बात आ रही है समझ में? इसीलिए मैं रूल बना रहा हूं। मैं रूल बना रहा हूं कि कोई किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा। अगर कोई चोरी करेगा, इस किताब में मैंने लिखा है, सपोज मान लीजिए अगर कोई चोरी करेगा उसको 3 साल की सजा है। अगर कोई किसी को मार देगा तचनी पसंद की ही, ठीक है, हाँ, तचनी पसंद की ही तो आपके अपनी विल को सेटिस्फाई करने के लिए आप दूसरे को मार देते हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। मगर मैं ऐसा थोड़ी होने दूंगा। मैं क्या करूंगा? इस किताब में मैं लिखता हूं कि अगर आपने इसको मारा है, अगर आप इसको कत्ल करते हो तो आपको भी कत्ल किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सपोज मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि अगर इस बुक में
मैंने ये नहीं लिखा होता कि जंगल अगर कोई काटेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो मुझे बताएं कि अगर ये रूल इस किताब में नहीं होता, आज हमारे पास जंगल होते? सारे जंगल लोग तो सारे जंगलों को काट देंगे, ठीक है, लोग तो सारे जंगलों को काट देंगे। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरह से ये बुक जो है, जो मैंने ये बुक बनाई है, इस बुक में मैंने वो सारी चीजें लिखी है जिसकी वजह से आप लोगों की एक्शन जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल की एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने किस पे लिखी है? इस बुक पे लिखी है। और इस बुक पे मैंने जो चीजें लिखी है उससे क्या होगा? आप लोगों का बिहेवियर रेगुलेट होगा, क्योंकि इंसान जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि इंसान में लालच ज्यादा होती है। क्या होती है? जो इंसान की ग्रीड कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। हम अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान डेफिनेटली करते हैं, हमारा फायदा हो या ना हो मगर दूसरों का नुकसान होना चाहिए। इंसान की फितरत है। क्या है? इंसान की फितरत। इसीलिए हम ये बुक बनाते हैं, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इसमें लिख के रखते हैं कि जो आपकी इस फितरत को, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की फितरत को कंट्रोल कर सके। क्या कर सके? ताकि हमारे समाज में, हमारे पूरे सोसाइटी में अमन रहे। क्या रहे? अमन रहे, पीस रहे। ठीक है? क्या ये सिर्फ हमारे बिहेवियर के लिए है? नो, बिल्कुल। ये हमारे रूलर्स के बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा। जो हमारे रूलर्स है, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं, क्या वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? ठीक है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, हमारा फेडरलिज्म ऐसा है जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यहाँ पे या तो ऐसा है, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल इफेक्टिव है? क्या कोई एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इसका पावर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? क्या यहाँ पे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम तो नहीं कर रहा है? क्या यहाँ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम तो नहीं कर रही है? क्या यहाँ जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम तो नहीं कर रही है ना? ये कौन रोकेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें देखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से किसी को भी, हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी अपने हदें पार करने नहीं देता है। हाँ, ये थ्योरेटिकल ऐसा ही है, प्रैक्टिकल कुछ और है। मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, मुल्क में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? हाँ, मुल्क में सबसे ऊंचा दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन का है। और मुल्क में सारी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट रन करती है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट रन करती है। मगर यहाँ पे उल्टा हो गया है, गवर्नमेंट ऊपर आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन नीचे आ गया है। जो गवर्नमेंट चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन वही कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है? यहाँ अब गवर्नमेंट के हिसाब से, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलती है। ठीक है? मगर गवर्नमेंट के हिसाब से अब कॉन्स्टिट्यूशन चलने लग गया है। अगर एक पुलिस वाला किसी मुलजिम को पकड़ता है, ठीक है, कौन सी चीज इस पुलिस वाले को रोकती है इस बंदे को सजा देने से? पुलिस, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलती है कि भाई आपका काम क्या है? पकड़ना। सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का। वेरी गुड। सजा देने का काम किसका है? कोर्ट को बोला गया है कि आप देखो कि इसको कौन सी सजा मिलेगी, मगर ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है। सजा डिसाइड करना क्या नहीं, आ जाओ सजा डिसाइड करना आपका काम नहीं है। ठीक है? ये लॉ बनाना, ये एक्ट बनाना, ये सजा बनाना आपका काम नहीं है। सजा बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगी। जो इन तीनों को अपने अपने अलग अलग दायरे में रखता है ना, उस चीज का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कोई 2-3 चीजें मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो इस यूनिट में आगे हमें शायद नहीं मिलेंगी, तो इसलिए मैं यहीं पे आप लोगों को वो सारी चीजें बता के रखता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन है। क्या है? लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताता हूं। इसमें सबसे ज्यादा दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लॉज जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है।
ठीक है, इसीलिए लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तीसरा चीज, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। हाँ, इसका नेचर जो है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो है, ये रिजिड भी है, प्लस फ्लेक्सिबल है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो गया है। और ये पावर में कब आ जाता है शबाज? 26 जनवरी 1950 में। इसके लिए मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताई थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने एक कॉल दी थी कि हम 1930 को 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट रिपब्लिक, ये इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हाँ, आजादी का पहला दिन हम कब सेलिब्रेट करेंगे? 26 जनवरी 1930 को। इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी में ही इंप्लीमेंट करा गया है, ताकि ये वाला दिन और ये वाला दिन एक साथ इनको सेलिब्रेट किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? गुड जी। अच्छा, तो ये बात है। द बेसिक रूल दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो आर कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो एक मुल्क में बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन हर किसी सिटीजन को, हर किसी नागरिक को, हर किसी रूलर को फॉलो करने पड़ते हैं, उस चीज का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं, ये एक ऐसी किताब है जो देश के हर किसी नागरिक को, चाहे वो रूलर है या रूलर है, चाहे वो हम लोग हैं या जो हमारे रूलर्स है, हर किसी को इसको फॉलो करना लाजिमी बनता है। और उस किताब का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्यूमेंट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आप लोगों को बोलेगा कि राइट्स ऑफ सिटीजन के क्या राइट्स है। हम सिटीजन क्या होते हैं? देश में रहने वाले नागरिक, देश में रहने वाले लोग। हाँ, यही कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को बोलेगा कि जो देश में लोग रह रहे हैं उनके क्या राइट्स है। ये जो गवर्नमेंट आप लोगों पे हुकूमत कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, ये जो लोग आप लोगों पे रूल कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट के पावर्स कौन कौन से हैं, कितने पावर्स है, ये गवर्नमेंट को बताएगी कि वो उनको फंक्शन कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की, कि ये दुनिया की एक मानी जानी स्ट्रगल है अपार्थाइड को लेकर। क्या है अपार्थाइड? अपार्थाइड रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर। ठीक है, अपार्थाइड एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है जो किस बेस पे है? आपके शबाश, स्किन क्या है, आप किस रेस को बिलोंग करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ एपार्थाइड, एपार्थाइड के क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या आता है, ये हम जानेंगे। द एपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। किनके लिए ऑप्रेसिव था? ब्लैक्स के। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका था? ब्लैक्स के लिए था। ये जालिमाना सिस्टम था किसके लिए? ब्लैक्स के लिए। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग व्हाइट एरिया। उनको व्हाइट वाले एरिया में रहने की परमिशन नहीं थी। जहां पे व्हाइट्स रहते थे वहां पे ब्लैक्स को रहने की कोई इजाजत नहीं थी। इतना ही नहीं, हाँ, इतना ही नहीं, दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। अगर वो व्हाइट एरिया में काम करते हैं उनको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको परमिट लेना पड़ता था, एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो ब्लैक्स थे उनके चलत फिरत में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। नॉन व्हाइट है नो वोट, उनके पास ब्लैक, जो व्हाइट नहीं है, जो ब्लैक्स है उनके लिए कोई वोट नहीं है, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का कोई हक भी नहीं है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड डिनाइड ह्यूमन राइट्स टू द नॉन व्हाइट। उनको कोई नॉन व्हाइट्स को कोई ह्यूमन राइट ही नहीं था। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं था जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35
फंडामेंटल राइट, ठीक है। इनके पास, इन बेचारों के पास कुछ नहीं था। इनके पास जो ब्लैक थे, व्हाइट के पास सब कुछ था, मगर ब्लैक के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। देयर वेयर सेपरेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, सेपरेट शॉपिंग सेंटर, सेपरेट कोच इन ट्रेन। किन के लिए? ब्लैक्स के लिए। ब्लैक्स के लिए जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में व्हाइट्स पढ़ते थे ना, ब्लैक्स को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। जिस ट्रेन में व्हाइट सफर करते थे, उस ट्रेन में, उस डब्बे में ये ब्लैक्स को सफर करने की इजाजत नहीं थी। और इतना ही नहीं, जिस चर्च में व्हाइट क्रिश्चियन इबादत करते हैं, उस चर्च में ब्लैक क्रिश्चियन को इबादत करने की इजाजत नहीं थी। मैरिज बिटवीन पर्सन बिलोंगिंग टू द टू रेसेस वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी में शादी करने की कोई इजाजत नहीं थी। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। गवर्नमेंट इसको बाकायदा सजा देती है, ठीक है, जो ऐसी चीजें करता है, ठीक है। अब ये भी याद रखना, ये भी याद करके आना, ये भी याद करके आना, नोट इट डाउन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होता है? ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स were all separate for whites and blacks. This was called the segregation. Segregation क्या होता है कि हर किसी चीज में बंटवारा। आपके लिए हर कोई चीज अलग है, हमारे लिए हर कोई चीज अलग है। इवन स्विमिंग पूल्स तक, बीचेस तक, टॉयलेट, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्कूल, हर कोई चीज, सिनेमा, सिनेमा में भी जिस सिनेमा में व्हाइट ही जाएंगे, उस सिनेमा में ब्लैक नहीं जाएंगे। जिस स्विमिंग पूल में व्हाइट ही जाएंगे, उस स्विमिंग पूल में ब्लैक नहीं जाएंगे। ये कंप्लीटली अलग अलग है। आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, ये दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। और इसको जब हम इस तरह से सोसाइटी में ये डिवीजन क्रिएट करते हैं, उनकी चीजें अलग है, हमारी चीजें अलग है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं क्या? सेग्रीगेशन। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।